हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, रसायन विज्ञान 11वीं क्लास का एक नया चैप्टर। उसका नाम क्या है? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तितता। ठीक है, तो आज का क्लास छोटा सा होगा। इसमें हम आपको यह समझाएंगे कि हमें तत्वों को वर्गीकृत करने की जरूरत क्यों पड़ी और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आइए, ये चैप्टर हमारा डिवाइड है दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में हमारा ये चैप्टर डिवाइड है। मैंने ऊपर देखो ना, लिखा है, क्या लिखा है? तत्वों का वर्गीकरण। क्योंकि अब ये चैप्टर जो है 10th क्लास में पहले था ना, वो वहां से डिलीट हो गया है। तो जब 10th में नहीं है तो 11th में पढ़ना इसको जरूरी है। और इस चैप्टर में आप जो भी चीज सीखोगे वो आप लोग केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। अगर आप थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो। ठीक है ना? और जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर यानी कि तत्वों यानी परमाणुओं की संरचना, तत्वों नहीं, परमाणुओं की संरचना नहीं पढ़ा, यहां पे उसे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। यानी कि उसे कम से कम सेकंड चैप्टर से परमाणुओं की संरचना से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कम से कम करना आना ही चाहिए, तब भी ये चैप्टर उसे समझ में आएगा। ठीक है ना? आओ देखो, ये हमारा जो चैप्टर है कुछ कुल दो भागों में कैसा बटा हुआ है। पहला, तत्वों का वर्गीकरण और दूसरा, गुणधर्मों में आवर्तितता। गुणधर्मों में आवर्तितता। ठीक है ना? यानी कि पहले तो हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तत्वों को क्लासिफाई क्यों किया गया। ठीक है ना? आवर्त सारणी क्या होता है, आवर्त सारणी को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले कौन आया वैज्ञानिक तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और क्लासिफिकेशन के बाद में हम समझेंगे कि इनके कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनीय त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी या कह लो आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, है ना। इन सभी टर्म को हम लोग करेंगे यूज और यहां पे आपको समझाऊंगा, और ये टर्म कहीं ना कहीं यूज होंगे आगे आने वाले सभी चैप्टरों में। देखो, तो हमारा इतिहास शुरू होता है, यानी पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद में हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है ना? देखो भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्वेश्चन हमारा पहले यह है। ठीक है ना? आप अपने नोट्स बुक में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, सभी चैप्टरों के नोट्स बनाते हुए चलिए। मैंने पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है हिंदी में, है ना। और सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना भी डिटेल में पढ़ा दिया है नीट लेवल तक का। ठीक है? उसके उन सभी का पढ़ के आप नोट्स बना लीजिए। और थर्ड चैप्टर हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है ये आगे कंटिन्यू रहेगा और हम लोग इसे बहुत जल्दी एंड कर देंगे। जो भी पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ताकि तुम्हें कुछ समस्या ना आ जाए। देखो, तो पहले हमारे पास आता है यह क्वेश्चन कि हमें तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ भाई, तो यहां से हम लोग चर्चा का विषय जो हमारा होगा वो ये होगा कि आप सभी लोग कहाँ जाते हो? स्टोर पे जाते हो, मेडिकल स्टोर पे। क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकलिस्ट, तो मुझे को भी पता है। आप जाते हो मेडिकल स्टोर पे। कहाँ जाते हो? मेडिकल स्टोर पे आप जाते हो। ठीक है ना? मेडिकल स्टोर पे कौन होता है? वहां पर होता है फार्मासिस्ट। कौन होता है? वहां पर होता है फार्मासिस्ट। ये कौन होता है?
ये एक ऐसा ट्रेंड ड्रगिस्ट होता है, मतलब जो कि दवाइयों को देता है, ट्रेंड होता है जो आपको दवाई देता है। आप क्या लेकर के आते हो? डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ पर्चा, तुम्हारी भाषा में पर्चा, और इस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भाषा में होता है प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये डॉक्टर लोग लिखते हैं ना पर्चे पे, उसे हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। उसको लेकर के आप आते हो, फार्मासिस्ट को आप देते हो, वो ध्यान से देखता है, ठीक है ना। मान लो उसमें लिखा हुआ है क्या? उसमें लिखा हुआ है पीसीएम। क्या लिखा हुआ है उसमें? पीसीएम टैबलेट होता है। यहाँ टीबी लिखा हुआ मिलता है पीसीएम। आपके इसमें लिखा हुआ है मान लो मॉक्सी फ्लोक्सासिन, ये नाम है दवाई का, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स होता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ता है फार्मासिस्ट और जाता है अंदर अपने शॉप में, स्टोर में, और लेकर के आ जाता है। क्या उसको लाने में टाइम लगता है 2 घंटे का? क्या वो 3 घंटे में लेकर के आता है? क्या वो 10 मिनट में लेकर के आता है? वो फटाक जाएगा, निकाल के आपको दे देगा, है ना। लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसके स्टोर में इसको ना भेज करके तुम जाओ लेकर के आओ, तुम ले आओगे जा करके? तुम ढूंढ के मर जाओगे, तुम ढूंढ करके मर जाओगे। यानी उस फार्मासिस्ट ने अपने स्टोर में अरेंजमेंट किया है, क्लासिफिकेशन किया है, दवाइयों को लगाया है सही ऑर्डर में, क्रम में लगाया है। एक तरफ कैप्सूल कैप्सूल, एक तरफ सिरप पे सिरप, एक तरफ इंजेक्शन ही इंजेक्शन, एक तरफ पाउडर ही पाउडर, है ना। ऐसे लगाते हैं ताकि हमें क्या हो सके, तुरंत मिल जाए, हमें आसानी हो सके उस चीज को ढूंढने में। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लासीफाई कर रखा है उसने, भी वर्गीकरण कर रखा है दवाइयों का। तो जिस प्रकार से मेडिकल स्टोर में दवाइयों को सही तरीके से लगा के रखते हैं, इसी प्रकार से आवर्त सारणी बनाई गई है। इसमें क्या होता है, इसमें जो तत्व है हमारे आसपास 118 तत्व कुल है टोटल, उसमें से 118 में से 93 तत्व, कितना 93 ना या फिर 94 है ना, देख लेना, ठीक है। हाँ 93, 94 नहीं है, 93 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो वास्तव में पाए जाते हैं। 93 एलिमेंट ही पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो बच गए वो सब के सब मानव निर्मित तत्व हैं, ठीक है ना। आगे समझाऊंगा। इतने मिलते हैं प्रकृति में। तो जब इतने सारे तत्व हैं तो उसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसका अध्ययन कैसे करेंगे? समस्या हो जाएगी ना भाई। सोडियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बहुत सारे तत्व हैं, सभी है तत्व। तो इन सभी तत्वों का अध्ययन, जब दुनिया में पहले एक की खोज हुई तो एक ही तत्व था, तो लोगों को समस्या नहीं हुई। चलो ठीक है भैया, एक तत्व है हाइड्रोजन, आराम से हमने उसका अध्ययन कर लिया। 2 तत्व हो गया, 2 का भी आसान है रख रखाव। तीसरा तत्व आया, चौथा तत्व आया, 5वां आया, 10 आया, 20 आया। जैसे जैसे तत्व नए तत्व खोज होते गए, तत्वों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे वैज्ञानिकों को कठिनाइयों का सामना होने लगा और करना पड़ा। उनको याद नहीं रख पा रहे थे, वो उनका अध्ययन ठीक से कर नहीं पा रहे थे, कोई तरीके से सिस्टमैटिक यानी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं था कि उस तत्व का अध्ययन किया जा सके। तो उसी तत्वों को सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। और अध्ययन करना आसान हो पाया, ठीक है ना। तो इनको जो हम हटाते हैं और फिर अभियान लिखेंगे। तो जब एक सुव्यवस्थित आवर्त सारणी बना दिया गया, मतलब तत्वों को क्लासिफाई कर दिया गया, तब उसके बाद तत्वों का अध्ययन करना आसान हो गया। समझे आप लोग? आसान हो गया। तो हम लोग क्यों करते हैं इसका क्लासिफिकेशन? यहां पर लिख रहा हूं आंसर, ठीक है ना। तत्वों का अध्ययन और उनके गुण धर्मों को
सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए, है ना, तत्वों का अध्ययन और उनके गुण धर्मों को सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन अध्ययन आएगा, ठीक है ना, अध्ययन को आसान बनाने के लिए, सरल लिखो, सरल, सरल बनाने के लिए तत्वों को वर्गीकृत करना पड़ा, वर्गीकृत करना पड़ा, ठीक है ना। और दूसरा क्या दोगे, अनेक संख्याओं में, अनेक संख्याओं में तत्वों के गुणधर्मों को, तत्वों, अनेक संख्याओं में तत्वों के खोज के पश्चात, खोज के पश्चात तत्वों के सभी गुणधर्मों, सभी गुणधर्मों के गुणों को स्मरण, या फिर कह लो आप शुद्ध भाषा में याद रखने, अनेक संख्याओं में तत्वों के खोज के पश्चात तत्वों के सभी गुणधर्मों को, सभी गुणधर्मों के, सभी गुणधर्मों, सभी गुणधर्मों को याद रखने के लिए, सभी तत्वों के सभी गुण धर्मों को एक साथ, एक साथ याद रखने के लिए वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना, वर्गीकृत किया गया। समझ में आया तुमको, कॉपी करो, ठीक है भाई। तो हम ना इसलिए क्या करते हैं, हम उसका अध्ययन, भाई सुनो आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जो नई आवर्त सारणी आ गई, तो उस नई आवर्त सारणी में अगर मान लो उसमें 6 तत्व है, लिथियम है, सोडियम है ना, पोटेशियम है, वेडियम, सीजम, अब ये तत्व है। अगर आपको इसमें से किसी एक तत्व का गुण पता है, किसी एक का गुण पता है, तो इसका मतलब आपको सबका गुण पता है, आपको इसका गुण भी पता है, आपको इसका गुण भी पता है। ये क्यों हुआ, ये आसान बनाया गया, कैसे, वर्गीकरण करके, कैसे वर्गीकरण करके इसको आसान बनाया गया। समझ में, आप नहीं समझे आप लोग। तो अब अगर हम लिथियम का पढ़ लेंगे गुणधर्म, तो ये भी +1 वाला होता है, ये भी +1 वाला होता है, इसलिए क्या आ गया वर्गीकृत, कि हमको सबका अलग अलग अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक का गुण पता लग जाएगा तो हमें सबका गुण पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग कितना आसान हो गया। अगर मान लो हमारे पास ये आ गया बेरिलियम, ये Mg है, अब अगर मुझे इसका पता चल गया मैग्नीशियम का गुण, तो इसका पता लग गया, सब +2 वाले हैं। अब सबकी जो सक्रियता है एक जैसी है ना, यानी इनके गुण सबसे एक जैसे हैं। जैसे अभी क्रिया इसकी होगी ऐसे ही इसकी भी होगी, ठीक है ना। समान समूह में तत्व होते हैं, उनके गुणधर्म समान होते हैं। तो अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ा, वर्गीकरण करना पड़ा। क्या करना पड़ा, वर्गीकरण हमें करना पड़ा, किसका, तत्वों का वर्गीकरण हमें करना पड़ा, ठीक है ना। तो इजी, अच्छा तो ना ये देखो ध्यान रखना इधर, 92 एलिमेंट्स हैं टोटल, कितने हैं, 92 एलिमेंट है टोटल हमारे पास प्रकृति में पाए जाते हैं। 93 नहीं है, ठीक है ना, 93 वो गलत हो गया बाय मिस्टेक, ठीक है ना, 93 नहीं है, मैंने कहा था ना एग्जैक्ट जो होता है 92 है। कितना है, 118 में से इतने तत्व हमें मिलते हैं देखने को, 118 में से 92 तत्व हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद
तो इसी चीज को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए। कौन आए? अलग अलग वैज्ञानिक आए। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आएगा डोबेराइनर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट और आया था उसका, उसने क्या करा था, तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया था ना, सर्वप्रथम धातु और अधातु में। तो है ना, सबसे पहले जो है धातु और अधातु में खोज किया गया, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखो सर्वप्रथम तत्वों को उनके गुणों के रूप में, किसमें, उनके गुणधर्मों के आधार पर, उनके गुणधर्मों के आधार पर, धातु व अधातु में वर्गीकृत किया गया। क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। समझे आप लोग? धातु और अधातु में क्या करा? वर्गीकृत। क्या कहा उसने कि वे कुछ तत्व जितने भी थे उस टाइम पे, उसमें कुछ धातु होंगे और कुछ अधातु हो जाएंगे। लेकिन किंतु क्या हुआ, कुछ ऐसे तत्व की खोज हो गई, कुछ ऐसे तत्वों की खोज हुई जो धातु व अधातु दोनों के गुण दर्शाते थे, हैं, ठीक है ना। जो दोनों के गुण दर्शाते हैं, अर्थात बताओ कौन होता है जो दोनों के गुण को शो करते हैं? भाई धातु और अधातु दोनों के गुण जो तत्व रखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। अर्थात उपधातु के खोज के बाद यह वर्गीकरण विफल हो गया। क्या हो गया? विफल मतलब फेल हो गया। समझे आप लोग? सबसे पहले धातु और अधातु दिया था। अब उपधातु कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, धातु कौन हो गए तुम्हारे? धातु हो गया सोडियम, है ना, लिथियम, है ना, और कौन आ गया? एल्युमिनियम, है ना, मैग्नीशियम एक्सेट्रा ना, बहुत सारे ऐसे आते हैं। अधातु कौन हो गया? जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, है ना, ठीक है ना, क्लोरीन, ऐसे ऐसे हो गए आदि एक्सेट्रा। ये सब कौन हो गए? अधातु। अब उपधातु आ गया। कौन आ गया? उपधातु। जैसे सिलिकॉन आ गया। कौन आ गया? सिलिकॉन आ गया, है ना, बिस्मथ आ गया, सॉरी ये एंटीमनी, ठीक है ना, एस भी आ गया। तो जब ये तत्व आ गए, आर्सेनिक आ गया, ठीक है ना, ये जब ये तत्व आ गए तो भैया ये गुण, ये क्या हो गया? ये हमारा फेल हो गया, ठीक है ना। तो ये थी आज थोड़ा सा क्लास में इंट्रोडक्शन कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, और ये उसकी पहली कोशिश वैज्ञानिकों की, क्या करने की? तत्वों को वर्गीकृत करने की पहली छोटी सी कोशिश, ठीक है ना। तो ये हमारा 21 या 20 मिनट की वीडियो केवल मैंने छोटा सा शूट किया आपको, कि आपको मैं बता सकूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में ही अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो आप वहां पर समस्या यानी प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है ना। तो उनको निजात पाने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए सेकंड चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं आती, वर्गीकरण नहीं आता, तो आप लैग करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, किसके साथ? डोबेराइनर के त्रिक वर्गीकरण करेंगे डिटेल में अगली
क्लास में। तो अगली क्लास में जो हमारा हेडिंग आएगा वो कौन आएगा बताओ? डोबे राइनर केत्रिक, ठीक है ना। यहां से करेंगे शुरुआत वर्गीकरण करने की, ठीक है ना। इसने क्या बताया, कैसे बताया, डिटेल में समझाऊंगा अगली क्लास में। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना, और वीडियो को कर दो शेयर अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।